दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि किसानों का रेल रोको आंदोलन के हवाले से आ रही है। जी आपको बता दें कि रेलवे ने तैनात की स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां इन राज्यों पर विशेष नजर। जी आपको बता दें कि नए कृषि संबंधी कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को रेल रोको का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ गुरुवार को देश भर में ट्रेनों के पहिए रोके जाएंगे। आगे टिकैत ने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन होगा। इस बार पूरे देश में इस आंदोलन को करने की अपील की गई है। गौरतलब है कि पिछली बार हुए देशव्यापी चक्का जाम में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को बाहर रखा गया था, लेकिन इस बार रेल रोको आंदोलन हर राज्य में होगा। आपको बता दें कि इसे देखते हुए रेलवे ने भी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्सों की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया है। रेलवे के मुताबिक सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जी आपको बता दें कि किसानों के ऐलान के मद्देनजर रेलवे ने भी खास तैयारियां की हैं। देश भर में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां यानी करीब 20,000 जवान तैनात किए गए हैं। सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के आदेश दिए गए हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने कहा है, हम चाहते हैं कि किसान यात्रियों के लिए असुविधा पैदा ना करें। हम चाहते हैं कि वे 4 घंटे शांति से बीत जाएं। आगे उन्होंने कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। हम जिला प्रशासन के साथ संपर्क करेंगे और जगह जगह नियंत्रण कक्ष बनाएंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 8 महीने से तमाम ट्रेनों को चलने की इजाजत ही नहीं दे रही है, जबकि कई तरह की दूसरी बंदिशों को हटा दिया गया है। इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को होने वाले रेल रोको आंदोलन में गांवों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले सप्ताह रेल रोको आंदोलन ऐलान किया था। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही पंजाब से, जो कि पंजाब म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट को लेकर है। जी आपको बता दें कि पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका, अकाली दल भी फेल। सीएम अमरिंदर सिंह बोले, विपक्ष के जन विरोधी कृत्यों को जनता ने किया खारिज। जी हम बात करें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस की जीत को न सिर्फ कांग्रेस की विकास परक नीतियों और कार्यक्रमों की जीत बताया, बल्कि इसे मुख्य विपक्षी दलों शियद, आप और भाजपा के जन विरोधी कृत्यों को पूर्णतः खारिज करना करार दिया। पंजाब में 8 नगर निगम और 109 नगर पालिका परिषद नगर पंचायतों के 2302 वार्डों में हुए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पंजाब के 7 नगर निगमों में से 6 में प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं 7वें नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पार्टी ने शहरी निकाय के चुनाव में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में नगर निगमों के प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस ने भटिंडा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, बटाला एवं पठानकोट में जबरदस्त जीत दर्ज की है। हालांकि मोगा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और बहुमत से वह 6 सीट पीछे रह गई है। एक अन्य नगर निगम के लिए मतों की गिनती का काम शुरू होगा, गुरुवार को शुरू होगा। इसके अलावा 109 नगर परिषद के चुनाव परिणाम भी आने की संभावना है। और दोस्तों, वहीं अगली खबर निकल कर आई जो कि मीटू मामले को लेकर है। जी आपको बता दें कि एमजे अकबर को झटका, पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि याचिका खारिज। कोर्ट ने कही है ये बातें। जी आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर कल यानी बुधवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने रमानी को मामले से बरी कर दिया है। कोर्ट ने एमजे अकबर की याचिका को खारिज कर दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक ओपन कोर्ट में यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की कीमत पर नहीं की जा सकती है। प्रिया रमानी ने एमजे अकबर के खिलाफ एक ट्वीट किया था, जिसके बाद एमजे अकबर ने दावा किया था कि इससे उनकी छवि को ठेस पहुंची है और अकबर ने रमानी के खिलाफ
खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। पत्रकार प्रिया रमानी ने एमजे अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बीते दिनों अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने अकबर और रमानी की दलीलें पूरी होने के बाद अपने फैसले को 1 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था। साल 2018 में मीटू मुहिम शुरू किया गया था, जिसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने सहयोगियों और अन्य जाने माने लोगों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसी मुहिम के दौरान रमानी ने अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद एमजे अकबर ने अक्टूबर 2018 में रमानी के खिलाफ उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। मामला आने के बाद एमजे अकबर को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। रमानी के अलावा भी कई महिलाओं ने उन पर आरोप लगाए थे। हालांकि अकबर ने यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज किया था। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी आपको बता दें कि सपा नेता अबू आजमी के बिगड़े बोल, कहा महिलाओं के पर्दा ना करने और लिव इन से बढ़ रही हैं सामाजिक बुराइयां। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने विवादित बयान दिए हैं। राज्य के वन मंत्री संजय राठौर और पूजा चौहान आत्महत्या मामले को लेकर अबू आजमी ने कहा है कि देश में सामाजिक बुराइयां महिलाओं के पर्दा न करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने से बढ़ रही हैं। सपा नेता के इस बयान की अब चौतरफा आलोचना हो रही है। अबू आजमी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कानून गलत है और ये बहुत घातक है। उन्होंने कहा लड़कियां और महिलाएं लिव इन रिलेशन के नाम पर 1-2 साल साथ रहती हैं और फिर पुरुषों पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाती हैं। अबू आजमी ने कहा कि महिलाओं के इन झूठे आरोपों की वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए ये कानून ही गलत है। उन्होंने कहा देश में पश्चिमी सभ्यता की हवा चल रही है जिसमें सब बह रहे हैं। ऐसी चीजों पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। बता दें कि इससे पहले अबू आजमी तब विवादों में आए थे जब पिछले साल कोरोना वायरस प्रकोप के बीच लागू लॉकडाउन के दौरान वे मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दर्जनों प्रवासी श्रमिकों को लेकर सड़क पर उतर आए थे। इस दौरान उन पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे। उस दौरान अबू आजमी पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा से अभद्रता करने के आरोप लगे थे। तो दोस्तों ये अबू आजमी के बयान के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि लाल किले पर हिंसा के मामले में मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह गिरफ्तार, घर से 2 तलवारें बरामद। जी हां, आपको बता दें कि 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में निकाले गए किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले पर तलवार लहराने वाले और हिंसा मामले में मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को राजधानी के पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में स्थित मनिंदर सिंह के घर से 2 तलवारें भी बरामद की हैं। मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू सहित कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जहां आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में मनिंदर सिंह उर्फ मोनी मुख्य आरोपियों में से एक है। लाल किले पर हुई हिंसा के दौरान लिए गए वीडियो में मनिंदर सिंह तलवार लहराता हुआ नजर आ रहा था। 30 वर्षीय मनिंदर सिंह दिल्ली के स्वरूपनगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने मनिंदर सिंह को मंगलवार को पीतमपुरा इलाके में बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मनिंदर सिंह के घर की तलाशी ली, जहां से 2 तलवारें बरामद हुई। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई थी लाल किले पर हिंसा। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के तहत बीती 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला था और इस दौरान राजधानी के कई इलाकों में हिंसा की खबरें आईं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी किसानों की दिल्ली पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का एक समूह दिल्ली के लाल किले पर पहुंचा और वहां धार्मिक झंडा लहराया। इस हिंसा में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए थे। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि किस भारतीय को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जी आपको बता दें, जो कि संदीप नाहर को लेकर है। आपको बता दें कि संदीप नाहर की पत्नी और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक्टर के परिवार ने की शिकायत। जी हम बात करें बॉलीवुड एक्टर संदीप नाहर की कथित रूप से आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने उनकी पत्नी कंचन शर्मा और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि संदीप ने अपनी मौत से ठीक 14 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने शादीशुदा जिंदगी में तनाव का जिक्र किया
था। बताया जा रहा है कि संदीप के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने कंचन और उनकी मां के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने पर एफआईआर दर्ज की है। और आपको बता दें कि संदीप ने अपने वीडियो में पत्नी कंचन के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेने से मना किया था, लेकिन संदीप के परिवार की शिकायत के बाद अब इस मामले में कंचन और उनकी मां के खिलाफ कार्रवाई की है। संदीप नाहर 15 फरवरी को अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। पत्नी कंचन के अनुसार संदीप ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। संदीप ने सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट और वीडियो भी छोड़ा है। वीडियो में संदीप ने अपनी निजी जिंदगी में चल रही दिक्कतों का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि वे अपनी पत्नी कंचन शर्मा की वजह से काफी परेशान चल रहे हैं। संदीप के मुताबिक कंचन उन पर काफी शक करती थी और उनकी सास भी एक्टर को डराया धमकाया करती थी। वीडियो में संदीप ने यह भी कहा था कि अगर वे कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसकी जिम्मेदार कंचन शर्मा होगी। संदीप की इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने उनकी पत्नी और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बताया कि कंचन शर्मा और उनकी मां का बयान दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि संदीप ने अपने वीडियो में कंचन की बीमारी का भी जिक्र किया था। उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी दिमागी रूप से बीमार है। आपको बता दें कि संदीप नाहर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में संदीप ने छोटू भैया का किरदार निभाया था। फिल्म केसरी में वो सैनिक बने थे। वहीं कई टीवी धारावाहिकों में भी संदीप ने काम किया था। संदीप नाहर ALT बालाजी के कहने को हम सफर हैं में भी दिखाई दिए थे। बड़े पर्दे पर आखिरी बार संदीप साल 2019 में ही रिलीज हुई सोनाक्षी सिन्हा और बादशाह की फिल्म खानदानी शफाखाना में नजर आए थे। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही जो कि बढ़ती महंगाई को लेकर है। जी आपको बता दें कि LPG और पेट्रोल के बाद अब मोबाइल इंटरनेट बिल बढ़ाएंगे आपकी टेंशन। 1 अप्रैल से इस तैयारी में टेलीकॉम कंपनियां। जी हम बात करें कि पिछले कुछ दिनों से महंगाई आम जनता को लगातार झटके दे रही है। पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गए हैं, तो वहीं LPG सिलेंडर की कीमत में एक साथ 50 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आम जनता महंगाई से परेशान है, तो वहीं आने वाले दिनों में कुछ और झटके आपकी जेब ढीली कर सकते हैं। जी हां, आने वाले दिनों में मोबाइल बिल आपकी जेब पर दबाव पड़ सकता है। जी आपको बता दें कि 1 अप्रैल से मोबाइल फोन से बात करना और फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करना आपको झटका दे सकता है। मोबाइल बिल में तेजी की तैयारी की जा रही है। टेलीकॉम कंपनियां 1 अप्रैल से मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं। दूरसंचार कंपनियां मोबाइल बिल और मोबाइल इंटरनेट को महंगा करने की तैयारी में है। इस साल 1 अप्रैल से इन दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। रेटिंग एजेंसियां इकरा की रिपोर्ट की माने तो टेलीकॉम कंपनियां आने वाले दिनों में टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। दरअसल कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान टेलीकॉम सेक्टर की मुश्किलें काफी बढ़ी। इस सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ। दूरसंचार कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर प्रति ग्राहक औसत राजस्व में सुधार हुआ है, लेकिन कंपनियों पर खर्च का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। और दोस्तों वहीं अगली खबर आपको बता दें जो कि किसान आंदोलन के हवाले से है कि किसान आंदोलन ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। जाट वोट बैंक पर अब राजनीतिक दलों की नजर। जी हम बात करें कि दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 3 महीने से चल रहा किसान आंदोलन राजस्थान के कई जिलों में फैल गया है। कई जिलों में लगातार किसान महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं। इस आंदोलन के सहारे राजनीतिक दल जाट समुदाय के बीच अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजस्थान में किसान वर्ग के बीच सबसे बड़ी आबादी है। इस आंदोलन ने राजस्थान, पश्चिमी यूपी और हरियाणा के राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इन लोगों में एक बड़ा तबका जाट समाज का है, जो अभी तक बीजेपी को वोट देता आ रहा है। ऐसे में इस आंदोलन में जाटों की बड़ी संख्या में भागीदारी ने बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। जी आपको बता दें कि जाट समुदाय परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में से समुदाय भाजपा के पक्ष में चला गया है, जिसने बीजेपी को चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 में भाजपा और उसके सहयोगियों ने राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटें जीती थी, जिसमें शेखावटी क्षेत्र से सीकर, झुंझुनू, चूरू जैसे क्षेत्र शामिल थे। नागौर को जाट राजनीति का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में अब सत्तारूढ़ कांग्रेस और अन्य दल जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जाटों के समर्थन में वृद्धि की उम्मीद कर रही है। वर्तमान में कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष जाट समुदाय से हैं, जिसे सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और अनुमान है कि राज्य की आबादी का 15% से अधिक राजपूतों, गुर्जरों और मीणा जैसे अन्य समुदाय शामिल हैं।
और दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कहा 2022 में गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जी आपको बता दें कि गुजरात निकाय चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 की विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि आप विधानसभा में किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी नहीं करेंगे। एबीपी अस्मिता से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के राजनीतिक हालात पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, यह संभव है, हमने करके दिखाया है दिल्ली में। वहीं मॉडल अब एक उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों के पास लेकर आ रही है। ये पूछने पर कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के पास संगठन नहीं है, केजरीवाल ने कहा, मैं आपसे सहमत हूं, संगठन हमारी कमजोरी है। बीजेपी का गुजरात के अंदर जबरदस्त संगठन है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक उम्मीद और एक संगठन। गुजरात के लोगों को उम्मीद आपसे है, हम जो एजेंडा लेकर जा रहे हैं या तो मौजूदा बीजेपी सरकार उसको पूरा कर दे, अभी तो 2 साल हैं उनके पास, बिजली मुफ्त कर दे, पानी फ्री कर दे, सरकारी स्कूल अस्पताल अच्छे कर दे, जो हमारा एजेंडा है उसे लागू कर दे। अगर वो नहीं कर सकते तो गुजरात के लोग इस नए एजेंडे के ऊपर वोट कराना चाहते हैं। सब कुछ फ्री में देने के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि इसका एक ही मंत्र है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप दिल्ली आए हैं, यहाँ पर वजीरपुर है, बगल में वजीरपुर में एक फ्लाईओवर बना जो 325 करोड़ में बनना था, हमने समय से पहले 200 करोड़ में पूरा कर दिया। हमने हर काम में पैसे बचाना चालू किए, उससे जो पैसा बचता गया ये जनता का पैसा था जिसे बचाया गया, उससे बिजली फ्री कर दी, फिर और पैसे बचा तो पानी फ्री कर दिया। ये हर स्टेट में हो सकता है। हमने देश में यह साबित कर दिया है कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। गुजरात के निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मगर पूरी ताकत के साथ, इससे हमें संगठनात्मक स्तर पर भी मदद मिलेगी। उन्होंने ऐलान किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारा किसी के साथ भी गठबंधन भी नहीं होगा। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बातों से आप कितना सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में बता दें कि एक माह में 11 बार तेल के दाम में उछाल, सिलेंडर की अर्थी निकाल बोली आम आदमी पार्टी, कहा अब बस भी करो मोदी सरकार। जी आपको बता दें कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सिलेंडर की अर्थी भी निकाली। मंगलवार को आप कार्यकर्ताओं ने झांसी कलेक्ट्रेट में गैस सिलेंडर की अर्थी निकाली। कार्यकर्ता अर्थी को एलाइट चौराहे की तरफ ले जाने लगे तो पुलिस ने अनुमति नहीं दी। आप कार्यकर्ता ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार लोकतंत्र विरोधी दमनकारी नीति अपना रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर गैस। आम आदमी की आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे लोग नारे लगाते रहे। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे की चादर, बसंत के आगमन के साथ तापमान बढ़ा। जी हां, हम बात करें कि राजधानी दिल्ली में कल सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरा छाया रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, दृश्यता गिरकर 50 मीटर रह गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस है। आज न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विभाग ने बताया कि सुबह 8:30 बजे हवा में आर्द्रता का स्तर 100% रहा। पालम वेधशाला में दृश्यता 50 मीटर जबकि सफदरजंग वेधशाला में दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई है, जिनमें आसमान साफ रहने और गुरुवार सुबह हल्के से लेकर घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।